एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी है, ये इस वाली डायरेक्शन में लाइट कर लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से है। ऐसे तुमने डायग्राम मैग्नेटिक फील्ड में 10th क्लास में देख रखे हैं, है ना। तो ये मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है E, कितनी वैल्यू है इसकी E। यहाँ पे कोई डाइपोल को रखा हुआ है और वो डाइपोल समझो, वो डाइपोल जो है वो कोई भी रैंडम ओरिएंटेशन में है, ठीक है। अब यहाँ पे तुमको समझ में आएगा कि डाइपोल मोमेंट निकालने का फायदा क्या है, मतलब क्यों उसकी ओरिएंटेशन जरूरी होती है। देखो समझो, ये डाइपोल रखा हुआ है, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है और ये कौन सा चार्ज है प्लस क्यू। तो ऐसे करके दो चार्ज, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है 2 है, बस वही है ना। यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में एंगल बना रहा है, ये एंगल है थीटा। कितना एंगल है ये, थीटा एंगल है, ये याद रखना, ठीक। तो यहाँ पे देखो ये डाइपोल रखा हुआ है। अब ये डाइपोल में दो चार्ज, एक तो प्लस क्यू, दूसरा माइनस क्यू। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन चार्जेस के ऊपर फोर्स लगाएगी, लगाएगी ना फोर्स, है ना। कितना फोर्स लगता है कोई चार्ज के ऊपर जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है, Q into E। हमने बोला था कि ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको डायरेक्टली याद रखे रहो। एक चार्ज Q इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा है, कितना फोर्स लगेगा Q into E, बस ये याद रखो। आया समझ में क्या, है ना। ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाली डायरेक्शन में है, फोर्स लगेगा Q into E, है ना। तो F वेक्टर इज इक्वल टू Q into E वेक्टर, मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में फोर्स होगा, है ना। अगर ऐसे तुमको याद नहीं आता तो ऐसे याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से ओरिजिनेट होती है, पॉजिटिव से। कहां से ओरिजिनेट होती है, पॉजिटिव से। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, इसका मतलब पॉजिटिव कहां पे होगा, यहां पे। कहां पे जा रही होगी, नेगेटिव की तरफ। तो यहां पे क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो चाहे वैसे याद कर, ठीक है। नहीं कैसे याद कर लो कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, ये Q into E। इसके ऊपर बताओ जरा, क्या अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, Q into E कराओगे तो माइनस Q आएगा, Q ही आएगा, है ना। तो फोर्स इस वाली डायरेक्शन में लगेगा, वैल्यू कितनी होगी Q into E। यहाँ पे देखो हेडिंग में क्या लिखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर एक पॉइंट पे कैसी है, कांस्टेंट है, समझ रहे हैं। डायरेक्शन भी नहीं बदल रही है, मैग्नीट्यूड भी नहीं बदल रहा है, आया समझ में। इसका मतलब इसके ऊपर लगने वाला फोर्स और इसके ऊपर लगने वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड कैसे हैं, बराबर, आया समझ में क्या, ठीक है। तो फोर्स ऑन प्लस Q इज इक्वल टू फोर्स ऑन माइनस Q, ये मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, मैग्नीट्यूड की। तो दोनों के ऊपर लगने वाले फोर्स एक दूसरे के बराबर है, नेट फोर्स कितना होगा, 0। नेट फोर्स कितना होगा, 0। तो नेट फोर्स ऑन डाइपोल इज 0। आए समझ में क्या, ठीक है। तो डाइपोल के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स 0 है। अब नेट फोर्स 0 होने का मतलब है कि ये डाइपोल कहीं पे भी मूव नहीं करेगा, समझ रहे हैं ना। तो इस डायरेक्शन में ना इस डायरेक्शन में। तो डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स 0 होने का मतलब है कि देयर इज नो लीनियर मोशन ऑफ डाइपोल। डाइपोल का कोई भी लीनियर मोशन नहीं है, ठीक है। नो लीनियर मोशन ऑफ डाइपोल, ये पॉइंट याद रखना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल का कोई भी लीनियर मोशन नहीं होता है, ठीक। रोटेशन तो है नहीं तो नो मोशन लेगा कि नो लीनियर मोशन, ठीक है। हां, और ये जैसे चेंज नहीं हुआ है, होशियारी दिखा रहा है, अरे दिखा रहा है, दिखाने ये 1 मिनट से हाथ उठा रहा था और हमें पूरा भरोसा था ये बोलेगा अरे रोटेशनल तो होगा सर, हमें पता था होशियारी काटेगा। अरे ओरिएंटेशन चेंज नहीं हुआ, मुझे कह रहे हैं ओरिएंटेशन थीटा नहीं बदला है, रोटेशन होगा तो थीटा तो बदलेगा ना। हाँ, तो हमें पूछने का है, ये कहोगे तो हमें बता रहे। ओके सर, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। आई विल नॉट राइट ऑल द फॉर्मूलाज विद द इंफॉर्मेशन ऑफ योर्स। बस ठीक है, कोई भी लीनियर मोशन नहीं होगा, है ना। पिक्चर के पहले आप कहानी का बताने लगे यार। नेट फोर्स 0 होने का मतलब है कि बॉडी में कोई भी लीनियर मोशन नहीं होगा। लेकिन अब जरा समझो, देखो इस डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स 0 है, लेकिन क्या ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है, नहीं है ना। इक्वल एंड अपोजिट है कि नहीं है, फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है। क्या लाइन ऑफ एक्शन सेम है या अलग अलग? और कोई भी बॉडी के ऊपर जब लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होता है और उसके ऊपर फोर्स लगते हैं इक्वल एंड अपोजिट, तो वो फोर्सेस बन जाते हैं कपल फोर्स। क्या बनते हैं, कपल फोर्स। 11th में रोटेशन में पढ़ा होगा, ठीक है, याद है, अच्छी बात है, नहीं है तो दोबारा देख लो।
ये बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर कोई इधर की तरफ फोर्स लगा दे तो ये ऐसे रोटेट करेगा, है ना। लेकिन कब, जब इसके ऊपर यहाँ पे कोई फोर्स लगे ऐसे, और इस बॉडी के ऊपर किसी दूसरे पार्ट पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगे, समझ रहे, सेम मैग्नीट्यूड का, तब ये इसी पॉइंट पे रोटेट करना स्टार्ट करेगा। आया समझ में क्या? ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड बदल जाएगा तो फिर इसमें नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, फिर ये लीनियर मोशन में भी होगा। आया समझ में? अभी नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब ये इसी पॉइंट पे रोटेट करेगा, क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स ऐसे लगा, एक फोर्स ऐसे लगा। आया समझ में क्या? नहीं हो तो बोतल अपनी बेंच पर रख के देखिए, बोतल में नीचे की तरफ फोर्स लगाओगे बोतल आगे सरकेगी, ऊपर की तरफ फोर्स लगा दोगे बोतल लुढ़क जाएगी, है ना। क्यों लुढ़क जाएगी बोतल? क्योंकि जब तुम नीचे की तरफ फोर्स लगाते हो तो उसका फ्रिक्शन और तुम्हारा फोर्स लगभग आसपास में होता है, समझ रहे। लेकिन जब तुम ऊपर की तरफ फोर्स लगाते हो तो फ्रिक्शन का फोर्स और तुम्हारे फोर्स के बीच में सेपरेशन आ जाता है, जिसकी वजह से वो कैसे काम करता है, कपल फोर्स के जैसे, और फिर वो क्या करता है, बॉडी को रोटेट करा देता है। आया समझ में क्या? ठीक है। तो वैसे क्या इस डाइपोल के साथ में भी होगा, ये डाइपोल ऐसे रखा है, एक फोर्स ऐसे लगा, इस डायरेक्शन में एक फोर्स ऐसे लगा, क्या ये ऐसे घूम जाएगा, है ना। बताओ, इसका मतलब इस बॉडी में क्या होगा, रोटेशन। तो डाइपोल क्या करेगा, रोटेट करेगा, और अगर बॉडी रोटेट करेगी तो उसमें फोर्स नहीं निकालते, क्या निकालते हैं, टॉर्क। क्या निकालते हैं, टॉर्क। मतलब इस बॉडी के ऊपर क्या निकालना पड़ेगा, टॉर्क। आया समझ में? इस डाइपोल के ऊपर टॉर्क लगेगा, टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, टॉर्क का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, टॉर्क ऑन डाइपोल। बेटा शांत हो जाओ। टॉर्क का सिंबल क्या होता है, टाउ। टाउ इज इक्वल टू कितना होगा, टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स आइदर फोर्स, दोनों में से कोई एक फोर्स की वैल्यू, ठीक है। इसका मॉड लिख देना, नहीं तो काम होगा वेक्टर, ठीक है। मल्टीप्लाई क्या कराओगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। बेटा शांत हो। टॉर्क का फार्मूला याद रखो, क्या होता है फार्मूला, डिस्टेंस दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर वाला और मल्टीप्लाई बाय दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड, ठीक है। दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड ले लो, बात तो वही है ना, है ना। कपल फोर्सेस है मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड कैसे हैं, बराबर, तो Q इनटू E कराओगे, है ना। अब यहां पे देखो समझो, तो टाउ इज इक्वल टू कितना होगा, दोनों में से कोई एक फोर्स कितना हो जाएगा, Q इनटू E, बचेगा कौन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। अब बताओ जरा यहां पे क्या ये जो 2a है, ये दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है या फिर नहीं है, नहीं है। दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या, नहीं है। अगर ये लाइन बनाओगे तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी, क्यों ये है, समझे क्या। तो ये ट्रांसवर्स इसको कट नहीं कर रही है, परपेंडिकुलर कहां है, समझे क्या। परपेंडिकुलर कट कराने के लिए यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो ऐसे, ये डिस्टेंस कौन सी हो गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या ये निकाल पाओगे कितनी होगी, 2a sin थीटा। ये 2a है, ये थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या बनेगा, 2a sin थीटा। आया समझ में क्या? कोई ऐसा जिसको ये नहीं आया हो, 2a sin थीटा वगैरह कर लोगे, नहीं आता है तो इस वाले ट्रायंगल में sin थीटा लगा देना, ठीक है। sin थीटा लगा के परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू sin थीटा करोगे, परपेंडिकुलर कितना जाएगा, 2a sin थीटा, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी है, 2a sin थीटा, रख दो इधर पे, कितना रखोगे, इनटू 2a sin थीटा, समझे क्या। अब जरा देखो एक बात बताइए कि जब भी डाइपोल के डेरिवेशंस करोगे क्वांटिटी बार-बार आएगी, कौन सी, डाइपोल मोमेंट 2a, है ना। तो यहां पे वापस से देखो आ गई 2a into q, इसको उठा के क्या लिख दोगे, p, तो टाउ इज इक्वल टू p into e sin थीटा। ये आ गया टॉर्क का फार्मूला, समझे क्या। अब जरा यहां पे चेक करो, ये थीटा किसके बीच का एंगल है, क्या ये p और e के बीच का एंगल है, बताओ, p और e के बीच का एंगल है क्या, चेक कर लो, बताओ। डाइपोल मोमेंट कहां से कहां होता है, माइनस से प्लस की तरफ, क्या इस तरफ डाइपोल मोमेंट होगा, बताओ। डाइपोल मोमेंट इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो इसका मतलब ये किसके बीच का एंगल बना हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का, है ना। दो वेक्टर दिए हुए हैं तुमको, एक वेक्टर है a वेक्टर, एक वेक्टर है b वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा, लिखा हुआ है ab sin थीटा। इसका मतलब क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट a वेक्टर डॉट a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, समझे क्या। तो p और e के बीच का एंगल है, तो यहाँ पे p क्रॉस e क्रॉस, समझे क्या। तो यहाँ पे टाउ वेक्टर अगर लिखना होगा, क्योंकि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो टाउ वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा, p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर। आ गया समझ में क्या, हो गया। और क्या, ये 2 नंबर में आता है डेरिवेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, समझ। यहाँ पे टॉर्क जीरो कब होगा, जब साइन जीरो,
बताओ, जब थीटा कितना हो 0 तभी तो होगा ना, और थीटा 0 होगा तो पी और ई कैसे होंगे आपस में पैरेलल। ए शांत हो जा, पी और ई कैसे होंगे आपस में पैरेलल, है ना। तो जब पी और ई पैरेलल होंगे तो टॉर्क कितना होगा 0 होगा। तो उस कंडीशन में ये जो डाइपोल है उसके ऊपर कोई भी टॉर्क काम नहीं करेगा, है ना। और वो कंडीशन क्या होगी, वो कंडीशन कहलाती है इक्विलिब्रियम कंडीशन। कौन सी कंडीशन होती है वो, इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे देखो इक्विलिब्रियम तो ऑलरेडी था, क्योंकि नेट फोर्स कितना है 0। बताओ, क्यू ई फोर्स लगा था प्लस के ऊपर और माइनस के ऊपर कितना लगा था माइनस क्यू ई, तो प्लस क्यू ई और माइनस क्यू ई कितना हो जाएगा 0। तो नेट फोर्स तो 0 है, मतलब इक्विलिब्रियम की कंडीशन तो ऑलरेडी सेटअप है। लेकिन यहाँ पे जिस इक्विलिब्रियम की बात हो रही है वो है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। बातें आखिरी में ज्यादा हो रही है। ये जो कंडीशन है कौन सी है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। यहाँ पे जब टॉर्क 0 होगा तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम आएगा, समझ रहे, तो वो कंडीशन की बात हो रही है। वरना फिर फोर्स का इक्विलिब्रियम तो हमेशा रहेगा अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो। अब इसी में हेडिंग डाल लो, मैक्सिमम टॉर्क और मिनिमम टॉर्क वगैरह निकलवाया हुआ अभी। मैक्सिमम टॉर्क है ना, ठीक है। मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, जब थीटा कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। 270 भी मान सकते हो, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू π/2 और 3π/2 पे कितना होगा मैक्सिमम टॉर्क होगा कितना, टाउ इज इक्वल टू कितना आएगा PE, ये आ जाएगा टॉर्क, ठीक है। साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो वहां से टॉर्क कितना आ जाएगा PE के बराबर आ जाएगा, ठीक है। 0 टॉर्क कितने पे होगा, 0 टॉर्क की कंडीशन इक्विलिब्रियम है, तो यहाँ पे देखो इक्विलिब्रियम की कंडीशन से निकाल लो सीधा, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम पे जरा आ जाओ, समझो। एक तो इक्विलिब्रियम होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम और दूसरा इक्विलिब्रियम होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन से इक्विलिब्रियम होते हैं दो, एक तो स्टेबल और दूसरा होता है अनस्टेबल। तो स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब जरा समझो। देखो, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि कोई भी बॉडी के ऊपर टॉर्क 0 हो, लेकिन अगर उसको उसकी पोजीशन से थोड़ा सा मूव किया जाए और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लौट के आ जाए, तब वो जो इक्विलिब्रियम होता है वो होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल। और अगर उसको थोड़ा सा रोटेट करने पे वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लौट के ना आए, तब होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर रोटेशनल वाला चैप्टर याद है तो उसमें भी हमने एग्जांपल दिया था, अब नहीं याद है तो इधर समझ लो। देखो, जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर के ऊपर कपल फोर्सेस लगाओ। कपल फोर्सेस का मतलब इक्विवेलेंट अपोजिट, है ना। अगर ये ऐसे रखा है, एक फोर्स इधर लगा दो, एक फोर्स इधर, तो ये क्या करेगा, रोटेट करेगा, है ना। अगर ऐसे रखा हुआ है और उसको ऐसे में फोर्स लगा दो तो ये ऐसे रोटेट करेगा, है ना। ऐसे फोर्स लगाया ऐसे रोटेट करा, ऐसे फोर्स लगाया ऐसे रोटेट करा। अगर ये फोर्सेस अब लगाओ, जैसे ये मार्कर ऐसे रखा हुआ है, इस वाले पॉइंट के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया और इस वाले पॉइंट के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो फोर्सेस तो इक्विवेलेंट अपोजिट अभी भी है ना। लेकिन क्या ये रोटेट करेगा, नहीं। क्यों नहीं रोटेट करा, क्योंकि टॉर्क 0 है। रोटेट क्यों नहीं करा, क्योंकि टॉर्क कितना है 0। आए समझ में क्या, ठीक है। टॉर्क 0 हो गया तो ये रोटेट नहीं करा, क्लियर है सभी को, ठीक। अब अगर मान लो इस वाले पॉइंट के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओ और इस वाले पॉइंट के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओ, ऐसे, क्या अभी भी ये रोटेट करा क्या, नहीं। क्यों, अभी भी टॉर्क कितना है 0। तो दोनों ही कंडीशन क्या कहलाएंगी, इक्विलिब्रियम। क्या कहलाएंगे, इक्विलिब्रियम। लेकिन इनमें से एक स्टेट है स्टेबल की और दूसरी है अनस्टेबल, ठीक है। कैसे, जैसे मान लो कि ये तुमने इसको ऐसे पकड़ा हुआ है और बाहर की तरफ इसको खींच रहे हो, ठीक है। अगर मान लो बाहर की तरफ खींचते टाइम इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाओ, तो क्या ये पूरा घूम जाता है या वापस से लौट के ऐसे ही हो जाएगा, वापस लौट के ऐसे हो जाएगा, है ना। मान लो कि कोई ऐसे इसको पकड़े खींच रहा है और कोई तीसरा जो है इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे, तो ये वापस से ऐसे कर लोगे, है ना। अभी तो कोई और तीसरा है नहीं ना खींचने वाला, इस वजह समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर मान लो हम इसको ऐसे तान रहे हैं और कोई आके इस मार्कर को ऊपर की तरफ पुश करे, लेकिन हम इसको ऐसे खींचते रहे, तो ये मार्कर वापस से कैसा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, है ना। कोई इसको नीचे की तरफ धक्का मारे तो फिर ये सीधा हो जाएगा। आए समझ में क्या, तो इस कंडीशन में ये होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन सी इक्विलिब्रियम होगी, ये स्टेबल। लेकिन अगर मान लो हम इसको ऐसे धक्का मार रहे हैं, तो अभी भी कौन सी कंडीशन है, ये है तो इक्विलिब्रियम की। लेकिन अगर इस मार्कर को थोड़ा सा ऊपर अगर ऐसे कर दें, तो क्या ये पूरा घूम जाएगा या वापस लौट के आएगा, पूरा घूम जाएगा ना। ये ऐसे देखो, है ना, थोड़ा सा ऊपर करोगे तो ये वापस से ऐसे घूम जाएगा, है ना। मतलब यहाँ पे इस कंडीशन के ऊपर टॉर्क तो 0 है, लेकिन ये इस पोजीशन पे रहना नहीं चाह रहा है। अगर इसको थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करोगे तो ये घूम जाएगा, और घूम के जाने की कौन सी कोशिश में करेगा, कौन से पोजीशन में जाने की कोशिश करेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ, जब ये ऐसे था। आया समझ में क्या, चाहे तो पेन से खुद से करके देख लो तो तुम्हें और क्लियर हो जाएगा कि होता क्या है, स्टेबल और अनस्टेबल। तो ये जो डाइपोल होगा इसमें भी यही दो कंडीशंस होंगी, एक तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की होगी, दूसरी
अनस्टेबल की होगी। ठीक है, तो जरा समझो स्टेबल और अनस्टेबल कैसे होगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है, और डाइपोल रखा हुआ है, तो ये डाइपोल के ऊपर माइनस चार्ज है यहाँ पे, और यहाँ पे डाइपोल के ऊपर है प्लस चार्ज। अब जरा हमको एक चीज बताओ, डाइपोल मोमेंट कौन सी डायरेक्शन में होगा, माइनस से प्लस की तरफ, है ना। माइनस से प्लस की तरफ है, मतलब इसका मतलब डाइपोल मोमेंट इस वाली डायरेक्शन में होगा क्या, है ना। अब डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, थीटा कितना आएगा, जीरो। थीटा कितना आएगा, जीरो। टॉर्क निकालो कितना आएगा, टॉर्क जीरो आएगा, साइन जीरो पे वैल्यू कितनी होती है, जीरो, तो टॉर्क भी कितना आएगा, जीरो। मतलब ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। अब जरा चेक करो ये स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है। तो देखो समझो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो तुम्हें अगर याद है तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और पॉजिटिव के ऊपर अलोंग दी इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा, है ना। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव के इलेक्ट्रिक फील्ड के मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तुमको फोर्सेस के डायरेक्शन पता है। मतलब नेगेटिव के ऊपर इधर फोर्स लगेगा, पॉजिटिव के ऊपर इधर फोर्स लगेगा, समझे क्या, ठीक है। अगर ऐसे नहीं आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव नेगेटिव बना लिया करो। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव। ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। आया समझ में क्या, ठीक है। अब इस जो डाइपोल है इसको थोड़ा सा रोटेट करो। अगर इसको थोड़ा सा रोटेट करोगे ये ऐसे हो जाएगा कुछ, है ना। अगर ये ऐसे होगा तो ये है नेगेटिव चार्ज, ये है पॉजिटिव चार्ज, ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, ठीक है। अब नेगेटिव के ऊपर फोर्स कैसे लगेगा, ऐसे, और पॉजिटिव के ऊपर फोर्स लगेगा ऐसे, है ना। तो ये वापस से घूम के कौन सी पोजीशन में आ जाएगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। इसका मतलब ये कंडीशन कौन सी होगी इसकी, स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब इसको अगर तुम ऊपर की तरफ रोटेट कराओगे तो ये वापस से रोटेट होकर कहाँ पे आ जाएगा, नीचे की तरफ, अपने ओरिजिनल पोजीशन की तरफ आ जाएगा। आया समझ में क्या। इस वजह से ये कंडीशन कौन सी होगी इसकी, स्टेबल इक्विलिब्रियम की। यहीं पे जरा अनस्टेबल को भी कंपेयर कर लो कि अनस्टेबल में क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, मान लो इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब लेकिन बस ये है कि डाइपोल जो रखा हुआ था उसमें प्लस माइनस को स्विच करा दो, प्लस चार्ज इधर रख दो, नेगेटिव चार्ज इधर रख दो, तो ये डाइपोल हो जाएगा। डाइपोल मोमेंट कौन सी डायरेक्शन में होगा, इस वाली डायरेक्शन में होगा क्या, है ना। डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, एंगल कितना बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, पी इधर पे है, एंगल कितना बना 180 डिग्री, मतलब थीटा आया कितना 180, और थीटा 180 होगा तो टॉर्क कितना होगा, जीरो। टॉर्क तो साइन 180 पे भी जीरो होगा ना, तो साइन 180 की वैल्यू भी जीरो होती है, तो टॉर्क कितना आएगा, जीरो। मतलब कंडीशन कौन सी है, इक्विलिब्रियम। बस चेक करना स्टेबल या फिर अनस्टेबल, ठीक है। तो देखो जरा समझो, ये वाले प्लस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, मतलब इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। नेगेटिव के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, तो ये इधर की तरफ फोर्स होगा। ये चीज समझा क्या, ये चीज समझ में आ गई सभी को, ठीक है। तो ये होंगे फोर्सेस की डायरेक्शन। अब मान लो ये डाइपोल को थोड़ा सा रोटेट करा दिया, तो ये डाइपोल ऐसे हो गया कुछ, पॉजिटिव इधर चला गया, नेगेटिव इधर चला गया। अब जरा फोर्सेस की डायरेक्शन निकालो, फोर्स तो उसी डायरेक्शन में होगा, मतलब ये वाले पॉजिटिव के ऊपर इधर फोर्स लगेगा, ये वाले नेगेटिव के ऊपर इधर फोर्स लगेगा। क्या अब ये ओरिजिनल पोजीशन पे जाएगा या घूम जाएगा, घूम जाएगा ना। डायग्राम देख के समझ में आ रहा है कि अगर मान लो ये थोड़ा सा ऐसे हुआ और इसके तरफ, इसके ऊपर इधर को फोर्स लग रहा है और इसके ऊपर इधर को फोर्स लग रहा है, तो ये तो ऐसा घूम जाएगा। आए समझ में क्या। तो क्या ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आएगा ये, या ऐसे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना। इसका मतलब क्या है कि ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर रहना नहीं चाह रहा है तो इक्विलिब्रियम में, लेकिन रहना नहीं चाह रहा है, इस वजह से ये क्या कहलाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आए समझ में क्या। तो ये कंडीशन हो गई अनस्टेबल की। इसका मतलब ये कैसे रोटेट करेगा, ऐसे, इस तरीके से रोटेट कर जाएगा, ठीक है। मतलब ओरिजिनल पोजीशन पर लौट के नहीं आएगा। तो स्टेबल और अनस्टेबल के ये केसेस हो गए, ठीक है। ये दोनों समझ में आ गए केसेस, ठीक है। इसको भी, इस टॉपिक को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, स्टेबल अनस्टेबल ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब यूनिफॉर्म होती है तो उस कंडीशन में ये चीज होती है, समझ रहे हो। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना हो तो उन केसेस को अपन को थ्योरेटिकली समझना है, डेरिवेशंस वगैरह कुछ नहीं करना है, केवल थ्योरेटिकली उस चीज को समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नॉन यूनिफॉर्म होगी तो उस केस में क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होगी तो फिर वहां पे रोटेशनल के अलावा एक और मोशन होगा जिसका नाम है लीनियर मोशन। शुरुआत में लिख दिया था ना वो जंक्शन की, यहाँ पे जो है वो मोशन कैसे, केवल कैसा होगा, रोटेशनल होगा, लीनियर मोशन नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो नेट फोर्स कितना होगा, जीरो। आया समझ में क्या। बताओ, केवल टॉर्क तभी तो आएगा जब जहां पे नेट फोर्स कितना होगा, जीरो। अगर नेट फोर्स जीरो नहीं आएगा तो अलोंग विथ टॉर्क क्या आएगा, साथ में लीनियर मोशन भी आएगा। मतलब रोटेशनल के अलावा कौन सा मोशन होगा, लीनियर मोशन भी होगा।
तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लेट कर लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाली डायरेक्शन में है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है। कैसी है ये वाली? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सबसे सिंपल केस अपन लिए ले रहे हैं। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब यहाँ पे ये नहीं मान रहे अपन लोग कि कहीं पे भी कुछ भी वैल्यू है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ऐसे मानने ले रहा है कि या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाली डायरेक्शन में बढ़ रही है या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाली डायरेक्शन में घट रही है। समझ रहे? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले केस लिए ले रहे हैं। समझ रहे? तो मान लो कि इस वाली डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इस वाली डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होती है, ये अपन लोग मानने ले रहे हैं, ठीक है। और इसमें किसी भी डाइपोल को रख के देख रहे हैं कि इस डाइपोल के साथ में क्या होगा। तो कोई भी डाइपोल तुमने रखा हुआ है, ये डाइपोल यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पे कौन सा चार्ज है? प्लस क्यू चार्ज है। अब जरा इसके ऊपर फोर्स निकालो, तो इस वाले के ऊपर फोर्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, है ना। कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? इस वाली डायरेक्शन में कितना फोर्स होगा? Q इंटू E। यहाँ पे माइनस वाली डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, कितना फोर्स होगा? Q इंटू E। लेकिन ये E और ये E कैसा है? अलग। तो अगर ये E मान लिया तो इसको मान लो E डैश। क्या मान लो यहाँ पे इसको? E डैश। अब जरा बताओ हमको कि कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, E ज्यादा है या E डैश ज्यादा है? E ज्यादा है। E डैश कैसा है? छोटा है, ऐसा बोल सकते हो, है ना, क्योंकि इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाली डायरेक्शन में है। तो सिंस E इज ग्रेटर देन E डैश, E जो है वो E डैश से कैसा है? बड़ा है। ये चीज समझ गए क्या, है ना। तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा? F नेट इज इक्वल टू होगा Q इंटू E माइनस Q इंटू E डैश, जो कि नॉन जीरो होगा। कैसा होगा ये? नॉन जीरो। ये चीज समझा गया? बताओ, अगर इस कंडीशन को देखोगे तो इस कंडीशन में इसके ऊपर नेट फोर्स है, और नेट फोर्स है तो कौन सी डायरेक्शन में नेट फोर्स है? क्या उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है? बताओ, आगे वाला फोर्स ज्यादा है, पीछे वाला फोर्स कम, तो नेट फोर्स कौन सी डायरेक्शन में बचेगा? आगे वाली डायरेक्शन में। अगर इसका सेंटर ऑफ मास लोगे तो वो सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा, है ना। तो इसके ऊपर फोर्स निकालोगे तो नेट फोर्स कहाँ पे काम करेगा? आगे की तरफ। तो ये पूरा सेंटर ऑफ मास कहाँ पे मूव करना स्टार्ट कर देगा? आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। लेकिन क्योंकि दो फोर्स लग रहे हैं जो कि इसको क्या कराएंगे? रोटेट। क्या कराएंगे इसको? रोटेट। तो इसका मोशन कुछ इस तरीके का होगा कि ये रोटेट करता जाएगा, साथ में कहाँ बढ़ता जाएगा? आगे, इस तरीके से। आया समझ में क्या? ठीक है। अब क्योंकि ये एक्सेलरेट भी कर रहा है, इसका मतलब इसकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी। तो अगर यहाँ पे ये धीमे धीमे आगे बढ़ेगा तो यहाँ पहुंचते पहुंचते स्पीड बढ़ जाएगी। ये चीज समझे गया? तो ये चीज इसके साथ में होगी। क्लियर है सभी को? तो डाइपोल के साथ में नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होने वाला है वो चीज समझ गए क्या? ठीक है। अब आ जाओ उन कंडीशंस के ऊपर जब थीटा कितना हो? 0 हो या फिर 180 डिग्री। तो उस कंडीशन में क्या होगा? अगर मान लो ये डाइपोल ऐसे रखा हुआ है और ये कितना एंगल बन रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में? वही सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ऊपर वाली है ना। तो यहाँ पे देखोगे तो अगर मान लो ये डाइपोल यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे कितना है? प्लस क्यू चार्ज। तो अब कहाँ पे फोर्स लगेगा इसके ऊपर? बताओ। इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाली डायरेक्शन में है, तो इस वाली कंडीशन में क्या होगा कि ये पॉजिटिव के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फोर्स लगाएगी, है ना, और यहाँ पे नेगेटिव के ऊपर इस वाली डायरेक्शन में। अगर इंक्रीज इधर पे हो रहा है, इंक्रीजिंग, चलो लिखे दे रहा है, इंक्रीजिंग फील्ड इस वाली डायरेक्शन में है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रही है तो यहाँ वाला फोर्स ज्यादा, यहाँ वाला फोर्स कम। तो ये डाइपोल कहाँ पे मूव कर जाएगा? आगे। क्या आपकी बार में ये रोटेट करेगा? लेकिन नहीं, आपकी बार में ये सीधा आगे बढ़ जाएगा। आया समझ में क्या? तो इसका मूवमेंट कहाँ पे हो जाएगा? आगे की तरफ हो जाएगा मोशन। क्लियर है सभी को? सभी को आया समझ में क्या, है ना। अब यहाँ पे अगर डाइपोल के हिसाब से देखोगे तो डाइपोल मोमेंट के हिसाब से जरा एक बार समझ लो। यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, तो डाइपोल मोमेंट इस वाली डायरेक्शन में होगा क्या? बताओ। तो जिस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट है उसी डायरेक्शन में क्या ये मूव कर गया? बताओ। तो इंक्रीजिंग फील्ड में जिस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट होगा, ये डाइपोल उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। क्लियर है? समझ में आया क्या, है ना। अगर इस साइड इंक्रीज कर रही है तो इस साइड क्या कर रही है? डिक्रीज। समझ रहे हैं क्या? ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है? डिक्रीज। अच्छा, डाइपोल को पलट के देखो, यहाँ पे कर दो प्लस क्यू और यहाँ पे कर दो माइनस क्यू। अब कौन सी डायरेक्शन में फोर्स होगा? डाइपोल मोमेंट कौन सी डायरेक्शन में? बताओ। डाइपोल मोमेंट है इस वाली डायरेक्शन में, ये है डाइपोल मोमेंट, है ना। ये माइनस क्यू के ऊपर कैसा फोर्स लगेगा? इस वाली डायरेक्शन में फोर्स लगेगा क्या, है ना। प्लस क्यू ऊपर इस वाली डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स ज्यादा होगा आपकी बार में? माइनस क्यू वाला, है ना। तो आपकी बार में ये डाइपोल कहाँ मूव कर जाएगा? इधर की तरफ। आया समझ में क्या? बताओ। ये दोनों चीजें आगे समझ में क्या? ठीक है। तो यहाँ पे डाइपोल अगर ऐसे रखा होगा तो ये इधर की तरफ मूव करेगा, और अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डाइपोल मूवमेंट होगा तो ये उधर की तरफ मूव कर जाएगा। क्लियर है सभी को? तो इसको ऐसे याद कर लो। अगर डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है तो डाइपोल इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ बढ़ जाएगा। समझे क्या? अगर डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से अपोजिट है
तो ये डाइपोल डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ बढ़ जाएगा। कहां पे बढ़ जाएगा? डिक्रीजिंग साइड, क्योंकि इस साइड तो ये डिक्रीज कर रहा ना इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ, अगर इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी है तो इधर की साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड घटती जाएगी। ये चीज समझ पाएगा? तो अगर डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट है तो ये किस साइड भागेगा? जिस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती है। क्लियर है सभी को? आया समझ में आखिरी तक? ठीक है, ये वाली कंडीशन भी समझ में आ गई कि रोटेट करता हुआ कहां पे बढ़ेगा? आगे। ठीक है, समझ में आया क्या? ठीक है, अब यहाँ पे देखो, समझो, यही कुछ जो होता है ये उस केस में होता है जब तुम वो कंघे से कागज को उठाते हो। किसको उठाते हो? कागज को। या स्केल से जब कागज को उठाते हो ना, तो कागज को कैसे उठाते हो? स्केल को बालों पे रब कराते तो स्केल के ऊपर क्या आ जाता है? चार्ज, और उसके बाद में कागज के छोटे छोटे टुकड़े उससे अट्रैक्ट होते हैं। जबकि तुम कागज को तो रब नहीं कराते, इसका मतलब कागज के ऊपर नेट चार्ज कितना होगा? 0, लेकिन फिर भी कागज क्या करता है? उसके तरफ अट्रैक्ट होता है। तो कागज क्यों अट्रैक्ट हो जाता है? क्योंकि वहां पे जो तुम्हारी स्केल है उस स्केल के ऊपर क्या था? चार्ज। उसके ऊपर क्या था? चार्ज। तो उस चार्ज के वजह से जो कागज का टुकड़ा है उसमें क्या होता है? पोलराइजेशन। क्या होता है उसमें? पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? एक साइड पॉजिटिव, एक साइड नेगेटिव। तो बस वो पोलराइजेशन होगा, और जब वो पोलराइजेशन होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? डाइपोल मोमेंट ही तो बनेगा। एक साइड पॉजिटिव, एक साइड नेगेटिव का मतलब ही तो डाइपोल होता है। समझ रहे क्या? इसका मतलब है कि इस कागज के टुकड़े में क्या बनेंगे? छोटे छोटे डाइपोल्स बनेंगे। और डाइपोल होंगे वो किस तरीके से बनेंगे कि यहां से देखो, अगर इस स्केल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। क्या निकलेगी? यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जरा हमको ये बताओ कि अगर ये स्केल है तो यहां से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही होगी या डिक्रीज हो रही होगी? डिक्रीज हो रही होगी, है ना। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है? डिक्रीज। इसका मतलब इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है ना। अगर इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रही तो इस साइड क्या हो रही? इंक्रीज। और ये कागज क्योंकि स्केल से अट्रैक्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये किस साइड बढ़ रहा है? इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। समझे क्या? अगर इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ बढ़ रहा है तो ये डाइपोल के साइड इंड्यूस हुआ होगा अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे इंड्यूस हुआ होगा? अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। आया समझ में क्या? इसका मतलब स्केल क्या करेगा? इस कागज के टुकड़े के ऊपर अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस करेगा, जिसकी वजह से ये कागज के टुकड़े किसकी तरफ भाग जाएंगे? स्केल की तरफ। आया समझ में क्या? इस तरीके से यहाँ पे ये कागज अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, आज दिन तक यहाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन कभी नहीं आया, इससे आया हुआ है। समझ रहे? मतलब थ्योरेटिकली इस टॉपिक से पूछा नहीं है कि मतलब ये कैसे कागज के टुकड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें पता तो होना चाहिए। आया समझ में क्या? किस तरीके से अट्रैक्ट होगा। बाकी ये भी बहुत रेयर है कि तुमसे पूछा जाए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, लेकिन सीबीएसई का कोई भरोसा नहीं है, पूछ तो सकती है ना। तो ये नोट कर लो, ये कुछ नोट नहीं करना। हेडिंग डालो बेटा, शांत हो जाओ। हेडिंग, ओए शांत हो जा। हेडिंग डालो, वर्क डन इन रोटेटिंग, वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाइपोल रोटेट हुआ, इसका मतलब क्या है कि डाइपोल के ऊपर वर्क हुआ होगा। बताओ, जब भी कोई भी बॉडी लीनियर मोशन में होती है तब तो उसके ऊपर वर्क होता है, लेकिन क्या बॉडी अगर रोटेशनल मोशन में होती है तब भी उसके ऊपर वर्क होता है या फिर नहीं होता है? बताओ, अगर बॉडी रोटेशनल मोशन में है तब उसके ऊपर वर्क होता है या फिर नहीं होता है? ये बताओ। होता है ना। किसके वजह से होता है? क्या फोर्स के वजह से होता है या टॉर्क के वजह से? टॉर्क के वजह से। क्या किसी को फॉर्मूला याद है रोटेशनल मोशन में वर्क का फॉर्मूला? अरे हाँ, बताओ क्या होता है फॉर्मूला वर्क डन इन रोटेशनल मोशन? भूल गए? है कुछ याद नहीं है? देखो, हमने क्या बोला था कि जो तुम्हारे लीनियर मोशन के फॉर्मूले हैं उन्हीं को रोटेशनल में कन्वर्ट कर दिया करो। ए शांत हो जाओ। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो रोटेशनल वर्क निकालोगे तो रोटेशनल वर्क में फोर्स की जगह पे वो वैल्यू लो जो रोटेशनल में आता है। तो फोर्स की जगह पे कौन आता है? टॉर्क, है ना। अब लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह पे क्या आती है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो डीएक्स की जगह पे डी थीटा कर दो, आ गया वर्क। समझे क्या? तो वर्क डन इन रोटेशनल। अबे अंबानी, किनके फोन आत रहा? हम जब पूछ रहे उन्हें किनके फोन आत रहा? पैसा मांगने वाले के फोन आत। चलो देखो, समझो, वर्क डन क्या होता है? टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रोटेशनल का वर्क है। समझ रहे? ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लीनियर का वर्क है। समझे क्या? अगर मान लो डाइपोल रोटेट करेगा तो उसके ऊपर वर्क होगा। कौन उसके ऊपर वर्क करेगा? इलेक्ट्रिक। कौन मतलब एजेंट कौन होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एजेंट, है ना। बताओ, ये टॉर्क आया किसकी वजह से था? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही तो आया। पीई साइन थीटा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पीई साइन थीटा की वैल्यू कुछ होगी। समझ रहे क्या? इसका मतलब टॉर्क आया किसके वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वर्क किया किसने? इलेक्ट्रिक फील्ड ने।
तो इसी वजह से क्या निकालना है, वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल बाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मान लो। या अगर मान लो तुम खुद उसको रोटेट करा दो, तो किसके अगेंस्ट में रोटेट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में। बताओ, जैसे एक डाइपोल रखा हुआ है, ये डाइपोल मान लो ऐसे रखा हुआ है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाली डायरेक्शन में है, तुम चाह रहे हो कि इसको रोटेट करा दो, तो रोटेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, है ना। तो तुम्हें भी तो वर्क करना पड़ेगा अगर इसको रोटेट कराना चाहते हो, लेकिन तुम्हें जो वर्क करना पड़ेगा वो किसके अगेंस्ट में जाके करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसको ऐसे ही रखना चाहती है। अगर इसको रोटेट कराना चाहोगे तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपने तरफ से टॉर्क लगाना पड़ेगा, है ना। तो अपने तरफ से कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा, कम से कम उतना टॉर्क लगाना पड़ेगा जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देती है, समझे क्या। अच्छा एक चीज बताओ, क्या टॉर्क कांस्टेंट है, नहीं, टॉर्क कांस्टेंट नहीं है ना, बताओ, है ना। इसका मतलब है कि अगर इसको यहां से यहां रोटेट कराओगे तो अलग वर्क, और सेम एंगल पे फिर रोटेट कराओगे तो अलग वर्क, फिर और सेम एंगल पे रोटेट कराओगे तो फिर अलग वर्क, है ना। इसका मतलब है कि टॉर्क कांस्टेंट नहीं है, तो तुम्हें अपने टॉर्क को भी बार बार बदलना पड़ेगा, समझे क्या। तो डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगा सकते, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तुम्हें कौन सी फॉर्म लिखनी पड़ेगी, कैलकुलस फॉर्म। आया समझ में क्या। तब तुम्हें निकालना है वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी कैसी ले लो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो। डाइपोल रखा हुआ है इस वाली डायरेक्शन में, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में ये एंगल बना रहा है, ये एंगल है कितना, θ1। कितना एंगल है ये वाला, θ1 एंगल है, क्योंकि तुम इसको रोटेट कराओगे तो एंगल क्या होगा, चेंज होगा, समझ रहे क्या। इसी वजह से इनिशियल एंगल अपन लोगों ने ऑलरेडी क्या ले लिया है, θ1 ले लिया है, ठीक है। अब इस डाइपोल को तुम रोटेट कराओगे, तो ये डाइपोल को मान लो तुमने ऐसे रोटेट करा दिया, ठीक है। तो ये डाइपोल रोटेट होके कुछ इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब ये एंगल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसके साथ में क्या है, ये एंगल है θ2। कितना एंगल है ये वाला, θ2। ये माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, समझा क्या, बताओ, है ना। तो डाइपोल तुम्हारा ऐसे रखा हुआ था, ये डाइपोल को तुमने ऐसे रोटेट करा दिया, कितना एंगल का चेंज हुआ, θ2 माइनस θ1, है ना। तो अब अपन को वर्क निकालना है θ1 से θ2 डाइपोल को ले जाने में। कैसे निकालोगे, फॉर्मूला लिखा हुआ है, dw = τ dθ। पूरा नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक डिस्प्लेस कराने में अलग वर्क, यहां से यहां तक लाने में अलग वर्क, यहां से यहां तक लाने में अलग वर्क, यहां लाने में अलग वर्क। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो तुम्हारा जो टॉर्क है वो किस पे डिपेंड करता है, साइन फंक्शन पे, मतलब वो ऑलरेडी वेरिएबल है। तो यहाँ पे वर्क डन पूरा नहीं आ पाएगा, क्या आएगा, छोटा सा वर्क। क्या होगा छोटे से वर्क का फॉर्मूला, dw = τ dθ। कितना होगा, τ dθ। मतलब पूरे एंगल का निकालने से बढ़िया एक छोटे से एंगल का निकाल लो, dθ का, तो इतना सा वर्क निकालोगे। अब लेकिन चाहिए तो तुम्हें पूरा वर्क है, तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो दोनों साइड इंटीग्रेशन करा दो, तो dw का इंटीग्रेशन w = यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा τ dθ का। अब τ किसका फंक्शन है, थीटा का। किसका फंक्शन है, थीटा का। मतलब थीटा के हिसाब से चेंज होता है, तो लिमिट किसकी लगेगी, थीटा की। क्या लिमिट होगी, θ1 से θ2 जा रहे हो ना, तो लिमिट क्या होगी, θ1 से लेके θ2। समझ में आया क्या। टॉर्क की वैल्यू रखोगे तब जाके इंटीग्रेशन सॉल्व होगा, या अभी हो जाएगा। टॉर्क का यहाँ पे फॉर्मूला रखोगे तब इंटीग्रेशन सॉल्व होगा, या डायरेक्टली हो जाएगा, वैल्यू रखनी पड़ेगी ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टॉर्क वेरिएबल है, समझ रहे क्या। अगर कांस्टेंट होता तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता। तो w = यहाँ पे लिमिट θ1 से लेकर θ2, टॉर्क का फॉर्मूला PE sin θ dθ। अब यहाँ पे देखो P कांस्टेंट है, डाइपोल मोमेंट कांस्टेंट होगा, E कांस्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म। इसी वजह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया था पहले। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इंटीग्रेशन यहाँ पे होगा, ठीक है। तो if E is यूनिफॉर्म, तो उस वाले केस में P और E दोनों बाहर आएंगे, तो W = कितना आएगा, इंटीग्रेशन PE के बाहर आएगा θ1 θ2 sin θ dθ। तो बेसिक फार्मूला तुमको बिल्कुल याद होना चाहिए। W = PE बाहर आएगा, sin θ dθ का इंटीग्रेशन क्या होगा, -cos θ। लिमिट है θ1 से लेकर θ2, तो एक बार θ2 रखोगे, माइनस करा के θ1 लाओगे, है ना। तो W = क्या आएगा, PE माइनस साइन चाहे पहले बाहर ले लो, फिर लिमिट पुट करा दो, तो हो जाएगा cos θ2 - cos θ1, ये आ जाएगा, समझे क्या। माइनस साइन बाहर ले लिया, फिर θ2 रखा, तो cos θ2 माइनस, फिर cos θ1 माइनस, साइन अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो W = PE cos θ1 - cos θ2। ये हो गया वर्क का फॉर्मूला, समझे क्या, ठीक है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या आएगा, PE cos θ1 - cos θ2। θ1 कौन सा एंगल है, इनिशियल एंगल, और θ2 कौन सा एंगल है, फाइनल एंगल।
तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, पी ई कॉस इनिशियल एंगल माइनस कॉस फाइनल एंगल, ये होगा ऐसे ये 3 क्वेश्चन घर से करना है, समझ गए क्या?